स्टूडेंट्स, आज का हमारा 10 नंबर वाला पहला क्वेश्चन है, बच्चों को कहानियाँ क्यों पसंद होती हैं? कहानियों को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, कहानियाँ बच्चों का जो विकास होता है वो कहानियों के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे इंटरेस्ट देते हैं, उनका बौद्धिक विकास होता है और उनका रचनात्मक विकास भी इन कहानियों की वजह से होता है। और वो कहानियाँ सुनते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं और उनका बौद्धिक विकास जो है वो पढ़ाई की तरफ भी जाता है कहानियों के माध्यम से। और जो कहानियों में किरदार होते हैं उनसे भी वो काफ़ी ज़्यादा परिचित होते हैं, उनके बारे में भी उन्हें बहुत ज़्यादा पता चलता है और इससे उनके काफ़ी सारे विकास हैं जो कहानियों के माध्यम से होते हैं। तो चलिए, बच्चों को कहानियाँ क्यों पसंद होती हैं? कहानियों को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका आंसर देख लेते हैं इसका। शाला पूर्व बच्चों की कल्पना शक्ति अधिक मजबूत होती है। शाला पूर्व बच्चे कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता कि शाला पूर्व बच्चे कौन से होते हैं। मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स। शाला पूर्व बच्चे होते हैं 0 से लेकर 6 साल की उम्र तक बच्चों के सारे विकास होते हैं और उन्हें समझ आती है। उन्हें बोलचाल में जो बोली सीखते हैं वो भी सीखते हैं, वो चलना फिरना सीखते हैं। अपने आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो शाला पूर्व बच्चे वो होते हैं जो शुरू की अवस्था में होते हैं। तो शाला पूर्व बच्चों की कल्पना शक्ति अधिक मजबूत होती है। अधिकतर कहानियाँ कल्पना पर आधारित होती हैं, जिसकी वजह से कहानियों बच्चों को आकर्षित लगती हैं। इनको सुनने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों को कहानियाँ तभी रुचिकर लगती हैं जब वह उनकी कल्पना के अनुकूल हों। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वो रोचक तभी लगेंगी जो उनकी कल्पना शक्ति से काफ़ी नज़दीक हों। बच्चों को कहानियाँ वही सुनानी चाहिए जो उनके लेवल तक हों। जो बड़ी बड़ी लोगों वाली कहानियाँ हम सुनाएंगे कि उनकी उम्र से बड़ों वाली कहानियाँ सुनाएंगे कि जो वो समझते हैं, उनसे बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता है और उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं और उनका मन भी उन कहानियों में नहीं लगता है। तो उन्हें वही कहानियाँ सुनानी चाहिए जो उनके अनुकूल होती हैं। बच्चों के लेवल की कहानियाँ उन्हें पसंद आती हैं और उनका विकास काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों की कहानियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं बच्चों की कहानियों की 3 श्रेणियाँ। पहली श्रेणी है कल्पना शक्ति तथा फैंटेसी पर आधारित कहानियाँ, जो कि वो कल्पना कर सकते हैं जैसे उस पर आधारित। इस श्रेणी में परियों की कहानियाँ, लोक कथाएँ, असंभव घटनाओं से संबंधित कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, सुपरमैन या बैटमैन पर आधारित कहानियाँ आती हैं। तो दूसरी श्रेणी है स्टूडेंट्स यहाँ पे यथार्थ जीवन पर आधारित कहानियाँ। उनके जीवन में जो जैसे जैसे वो पर्यावरण में कुछ चीज़ें देखते हैं वैसे उन सबको एकत्र करके उन पर कहानियाँ जो बनाई जाती हैं वैसी कहानियाँ। इसका आंसर है इस श्रेणी में प्रकृति पर आधारित कहानियाँ, विज्ञान संबंधी कहानियाँ और प्रांतों में रह रहे बच्चों के बारे में कहानियाँ, बड़े होने से संबंधित कहानियाँ तथा वीर स्त्रियों और पुरुषों के जीवन पर आधारित कहानियाँ आती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली कोई भी बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरी श्रेणी देख लेते हैं, विशिष्ट संस्कृत से संबंधित कहानियाँ। इसके अंतर्गत पौराणिक गाथा, दंत कथा, महाकाव्य और लोक कथाएँ आती हैं। ऐसी कहानियों के कुछ उदाहरण हैं राम और सीता की कहानी, देवी देवताओं और राक्षसों के किस्से। बच्चों को ऐसी कहानियों आकर्षित करती हैं जो बच्चे में उत्सुकता जागृत कर सके, उनका मन बहलाए, उनकी कल्पना को उद्दीपित कर सके, उनकी सहायक भावना को आकर्षित कर सके, उनकी आशाओं के अनुकूल हो, कहानी में उनकी इच्छाओं और आशंकाओं की झलक हो, उनके संवेगों को स्पष्ट करे तथा उनसे निपटने में सहायक हो और उनके आत्मविश्वास के विकास में सहायक हो। अन्य शब्दों में कहानी बच्चे के जीवन को संपन्न करने वाली और विभिन्न पहलुओं से संबंधित होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, परिकथा के 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं?
तो इसका आंसर है, यहाँ पे हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, परिकथा के 4 मूल तत्व देख लेते हैं। पहले हमने 3 श्रेणियाँ देखी थी और अब हमारे सामने है मूल तत्व। 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं? इसका आंसर है, प्रत्येक प्रांत की अपनी अपनी परियों की कहानियाँ का भंडार है। चाहे परिकथा का वर्ण्य विषय कुछ भी हो, परंतु इसमें कुछ विशिष्ट गुण और विशेषताएं होती हैं जो इसे अन्य कहानियों से अलग करती हैं। इसी वजह से किसी भी संस्कृति पृष्ठभूमि के बच्चों से यदि उनकी मनपसंद कहानियों के नाम पूछें तो उनमें से अधिकांश बच्चे बड़े प्रबल रूप से परियों की कहानियों का उल्लेख करेंगे। इन कथाओं के वर्ण्य विषय अलग अलग हैं। वह किसी राजा और उसके 3 बेटों, भालू और भेड़िए, राक्षस और छोटे बच्चे, लकड़हारे और उसके 7 बच्चों, चतुर खरगोश और शेर के बारे में हो सकती हैं। परी कथा में जादूगरनी, जानवर या राक्षस भी हो सकते हैं। परी कथाओं के कुछ प्रमुख वर्ण्य विषय निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट्स, इसमें से काफ़ी सारे MCQs बन रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं आपके लिए जो MCQs हैं उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपके लिए लेके आऊँगी। आप वो वीडियो देखिएगा। फ़िलहाल हम ये आंसर पढ़ लेते हैं। इसका जो वर्ण्य विषय पहला है हम देख लेते हैं। एक राजा अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को चुनना चाहता है। ऐसा करने के लिए वह तीनों पुत्रों को एक मुश्किल काम करने को कहता है। जो इस काम को पूरा करेगा वह गद्दी पर बैठेगा। और दूसरा वर्ण्य विषय है स्टूडेंट्स, एक पिता के 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 तो बहुत चतुर हैं और तीसरा बिल्कुल बुद्धू। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बुद्धू और दोनों से अच्छा साबित होता है। तीसरा वर्ण्य विषय है इसमें, एक परिवार में सौतेले बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन अंत में बच्चे को धैर्य और अच्छाई का फल मिलता है। चौथा, एक जादूगरनी नायिका पर जादू कर देती है और जादू समाप्त करने के लिए नायक को कोई एक विशेष कार्य करना होता है ताकि दोनों की शादी हो सके। तो इसमें हमारा अगला वर्ण्य विषय है स्टूडेंट्स, देखिए, बच्चों को उनके माता पिता घर से निकाल देते हैं और उन्हें संघर्ष करना पड़ता है तथा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो परी कथाओं के लोकप्रिय होने के अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। लोकप्रिय होने के कारण भी आगे, ये पहले हमें वर्ण्य विषय के बारे में बताया गया था स्टूडेंट्स, और आगे हैं परी कथाओं के लोकप्रिय होने के कारण। पहला कारण है, परी कथा प्राय एक यथार्थवादी तरीके से प्रारंभ होती है जिसमें स्थिति वास्तविक किंतु समस्यापूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जिससे उसके भाई बहन दुर्व्यवहार करते थे, या एक भालू जिसे सर्दियों में रहने के लिए एक घर बनाना था। ऐसी साधारण तथा प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से शुरू होकर कहानी आश्चर्यजनक और कल्पनापूर्ण घटनाओं की ओर बढ़ती है। नायक और नायिका को कोई जोखिम भरे कार्य करने पड़ते हैं और अक्सर उनकी जान खतरे में होती है। तो आगे चलते हैं। इन आश्चर्यजनक घटनाओं से गुजरने के पश्चात कहानी का पूर्ण यथार्थवादी अंत होता है, जैसे फिर उनका विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे। परी कथाओं में 4 मुख्य तत्व होते हैं। इसमें फैंटेसी बहुत ज़्यादा होती है। चोर निराशा के बाद आशा की किरण दिखाई देती है। सॉरी स्टूडेंट्स, घोर निराशा के बाद आशा की किरण दिखाई देती है। बहुत अधिक खतरे से भी पात्र सुरक्षित बच निकलते हैं और एक विश्वास होता है कि बुराई की पराजय और सच्चाई की जीत होती है। इन कहानियों में नायक का कार्य कितना ही कठिन या जोखिम भरा क्यों न हो, अंत में जीत नायक की ही होती है। परी कथा की कहानी पहले तो अत्यधिक उत्तेजक और खतरों भरी होती है, लेकिन उसके बाद उसका अंत सुखद होता है। यह सुखद अंत परी कथा की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कहानियाँ बच्चों को इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि यह उनकी साहसिक भावना को आकर्षित करती हैं। यदि आप उनसे पूछें कि उन्हें कहानी क्यों अच्छी लगती है, तो वो यह नहीं कहेंगे क्योंकि यह मुझे बहादुर बनाना सिखाती है। यथापि बच्चे कहानी में अंतर्निहित संदेश को समझ जाते हैं। जब वह कहानी बार बार सुनते हैं तो यह सब अनायास ही हो जाता है।
ये कहानियाँ बच्चों को इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि यह उनकी साहसिक भावना को आकर्षित करती हैं। यदि आप उनसे पूछें कि उन्हें कहानी क्यों अच्छी लगती है, तो वे यह नहीं कहेंगे क्योंकि यह मुझे बहादुर बनाना सिखाती है। यद्यपि बच्चे कहानी में अंतर्निहित संदेश को समझ जाते हैं। जब वह कहानी बार बार सुनते हैं तो यह सब अनायास ही हो जाता है। बच्चों के समक्ष एक अन्य दुविधा अच्छाई और बुराई में अंतर करने की है, यानी नैतिक मूल्यों के प्रश्न की। हम जानते हैं कि नैतिक मूल्यों को मन में बिठाने का तरीका उपदेश देना नहीं है। वे कहानियाँ जो उपदेशात्मक होती हैं, निष्कर्ष के रूप में जो नैतिकता की शिक्षा देती हैं, अक्सर उबाऊ हो जाती हैं। बच्चे में नैतिक बाध्यताओं और मूल्यों को मन में बिठाने की प्रक्रिया सूक्ष्म होनी चाहिए। हर एक परिकथाओं में जीत नायक या नायिका की होती है। कुछ कहानियों में नायक अपनी अच्छाइयों के कारण जीतते हैं, कुछ कहानियों में अपनी चतुराई, बुद्धिमानता, विवेकशीलता के कारण जीत हासिल होती है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा बच्चा चतुराई से राक्षस को मात दे देता है, या एक असहाय खरगोश बलशाली शेर की योजना को अपनी बुद्धिमत्ता से असफल बना देता है। यह कहानियाँ अच्छे या बुरे विकल्प के लिए नहीं होती, बल्कि इन कहानियों से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि निर्बल व्यक्ति भी जीवन में सफल हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, बहुत सी आसान आंसर है इसका। और कहानियाँ बच्चों के लेवल की होनी चाहिए। वो कहानियाँ आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन वो कहानियाँ बच्चों के लेवल की होनी चाहिए और आम तौर पर आम सुनाए जाने वाली कहानियाँ होनी चाहिए, और आपको उसके नंबर भी मिल जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बहुत से बच्चे ईर्ष्या की भावना के वशीभूत हो जाते हैं। वे अपने भाई बहनों से ईर्ष्या करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माता पिता उनसे ज़्यादा उनके भाई या बहन को प्यार करते हैं। यदि वे किसी काल्पनिक स्थिति में अपने क्रोध या ईर्ष्या को व्यक्त कर पाते हैं, तो वे अपने संवेग को सुरक्षित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से सहोदरों के प्रति इस क्रोध और ईर्ष्या की भावना को रोका जा सकता है। नकारात्मक भावनाओं से परेशान बच्चे यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि वर्तमान स्थिति का सुखद हल संभव है। ये परिकथाएं बच्चे को सुखद भविष्य की आशा बंधाती हैं, और इस उम्मीद के साथ बच्चों को वर्तमान स्थिति इतनी असहनीय नहीं लगती। बच्चों को ऐसी फैंटेसी की आवश्यकता होती है जो वर्तमान स्थिति से निपटने में सहायक भी हो। इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है स्टूडेंट्स जो आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हो। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, सारा आपकी समझ के अनुसार ही था, आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न लोगों द्वारा परिकथा को नापसंद करने का कारण। कुछ लोग परिकथाओं को नापसंद भी करते हैं। चलिए उनका कारण देख लेते हैं। परिकथाओं के लोकप्रिय होने के बावजूद भी कुछ लोगों को ये नापसंद है क्योंकि उनको परिकथाओं में वर्णित सुझाव और समाधान वास्तविकता से हटकर लगते हैं। उनका मानना है कि ये सुझाव सही तथा यथार्थ नहीं होते, इसलिए वे बच्चों को गुमराह कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि परिकथा बच्चों को कल्पना की दुनिया में इतना उलझा देती है कि हो सकता है बच्चे वास्तविकता का सामना ही ना कर सकें। उनको यह भी आशंका है कि कहानियाँ सुनकर संभवतः बच्चे जादू में विश्वास करने लगें। ये लोग महसूस करते हैं कि परिकथा में वास्तविक जीवन की सही तस्वीर नहीं प्रस्तुत की जाती। उपरोक्त चारों धारणाएं गलत हैं। सभी बच्चे, चाहे उन्होंने परिकथाएं सुनी हो या ना सुनी हो, जादू में विश्वास करते हैं और बड़े होते होते ये विश्वास छोड़ देते हैं। परिकथा पसंद ना करने वालों का ये कहना है कि परिकथा में वास्तविक जीवन की झलक नहीं होती, ऊपरी तौर पर तो सही लगती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये परिकथाएं जो हैं ये बच्चों के मन बहलाने के लिए होती हैं, उनका विकास करने के लिए होती हैं।
इन्होंने सही कहा है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपनी जो बचपना है वो छोड़ देते हैं, तो जाहिर है कि उनको जो बचपन वाली बातें होती हैं वो भी भूल जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनका जीवन बढ़ता है उनकी परिपक्वता जो है बढ़ती है, उस पर वो ज़्यादा रुचि देने लगते हैं और वो बातें जो उनकी हैं उन्हें याद रहती हैं। ये बात मुझे सही लगती है। बाकी आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। परिकथा की स्थितियाँ व नायक के सहायक कार्य विस्तृत वास्तविक नहीं होते हैं और सामान्यतः जीवन में ऐसा घटित नहीं होता, परंतु कथा में विचित्र पात्रों के अतिरिक्त द्वंद्व, संवेग आशंकाएं और भय वास्तविक होते हैं। उपरोक्त सभी कुछ बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं। परिकथा में भौतिक यथार्थता नहीं होती, परंतु उसमें अंतर्भावात्मक यथार्थता निहित होती है और बच्चे अपने ही ढंग से इस बात को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा परिकथा के जो घटनाएं होती हैं, जो भी हमने इसमें देखा है। तो चलिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। परोपकारिता और समानुभूति शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शाला पूर्व बच्चों में इन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये देखिए 2018 जून में जब वर्ष 2018 के जून महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन दोबारा से दोहराती हूँ। परोपकारिता और सहानुभूति शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शाला पूर्व बच्चों में इन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर है संबंध स्थापित करना सीखना। बच्चों का लगाव हर व्यक्ति के साथ एक जैसा नहीं होता। उन्हें कुछ लोगों से अन्यों की तुलना में अधिक लगाव होता है। स्नेहशील वयस्कों के साथ संबंध स्थापित करना बच्चों के लिए कठिन कार्य नहीं है। सामान्यतः वयस्क बच्चों के प्रति प्रेमपूर्ण, परिपोषक और प्रशंसापूर्ण व्यवहार करेंगे और बच्चे भी ऐसे वयस्कों के साथ शीघ्र ही संवेगात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। किंतु हम उम्र बच्चों के साथ परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। स्टूडेंट्स, कितनी आसान सी बात है। हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं, यदि कोई भी उनसे प्यार से पेश आएगा तो वो उनकी तरफ ही खींचे चले जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि देखिए, बच्चे भी ऐसे वयस्कों के साथ शीघ्र ही संवेगात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। मतलब संवेगात्मक मतलब उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उन्हें अपने से लगने लगते हैं। तो आगे देख लेते हैं। किंतु हम उम्र बच्चों के साथ परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, विपरीत ही होती है, क्योंकि वो बच्चे जैसे उनकी समझ होती है, उनकी समझ के साथ ही उनकी समझ होती है, तो वो एक जैसे होते हैं। कोई उनके जो चाहने ना चाहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए, हम उम्र बच्चे अन्य बालकों की आवश्यकताओं को अपनी इच्छाओं से अधिक वरीयता नहीं देते। वे वयस्कों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उनके स्नेह के लिए दूसरे बालकों से स्पर्धा भी कर सकते हैं। बच्चों को अपनी उम्र के बच्चों के साथ संबंध बनाना सीखना होता है। उसे उनके साथ परस्पर सहयोग से काम करना और खेलना भी सीखना होता है। निम्नलिखित चर्चा में हम उम्र बच्चों के बीच आरंभिक संबंध और परोपकारिता और सहानुभूति की भावना के उभरने के विषय में पढ़ेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में इन शब्दों की व्याख्या की गई है। तो इनकी व्याख्या देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अनुसंधानों से पता चलता है कि 6 महीने की आयु से ही शिशु दूसरे शिशुओं में अभिरुचि दिखाने लगते हैं। 6 महीने का बच्चा जब होता है ना स्टूडेंट्स, उन्हें सामने वाले को देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं और कैसे वो उनके सामने उन्हें एक्शन दे रहा है, एक्शन कह सकते हैं, या जैसे भी उसे हंसाता है, उसे लाड प्यार करता है, तो वो बच्चे समझने लगते हैं, उसको देख के हंसते हैं। कभी कभी किसी को देख के बच्चे डर जाते हैं, रोने लगते हैं। तो वो सब इसमें हमें बताया गया है, हमारी समझ के बीच ही है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो
अगर दो शिशुओं को एक दूसरे के पास छोड़ दिया जाए तो वे एक दूसरे की ओर देखेंगे, मुस्कुराएंगे और एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। इस आयु वर्ग के कुछ बच्चे शिशु गृह में प्रतिदिन एक विशेष बच्चे के साथ खेलना पसंद करते थे, परंतु आमतौर पर इस उम्र के अधिकांश बच्चे किसी एक खास बच्चे के साथ खेलने में वरीयता नहीं दिखाते। इस अवस्था में बच्चे किसी भी बच्चे के साथ खेल खेलते हैं जो कि उस समय वहाँ उपस्थित हो। इस उम्र के बच्चे कभी कभी एक ही खिलौने से परस्पर मिलकर खेलते हैं और एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं। तथापि अवलोकनों से पता चलता है कि अधिकांश बच्चे अकेले ही खेलते हैं। तो चलिए आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं, परोपकारिता और सहानुभूति। यहाँ पे देखिए हमें विशेष तौर पर ये आंसर दिया गया है जिसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है, और हमें ज़रूरी है कि जो मैं पहले इस क्वेश्चन में आपको आपके सामने आंसर मैंने बता के गई हूँ उसे ज़रूर याद करना है। तो ये परोपकारिता और सहानुभूति का ये जो मेन नोट है वो हम याद कर लेते हैं। परोपकारिता का गुण विकसित करने के संबंध का अर्थ है बिना किसी निजी लाभ के किसी दूसरे के साथ चीज़ें, समय या सामान बांटना या दे देना। ये परोपकारिता जो होती है, परोपकार करना, किसी के ऊपर किसी की हेल्प करके कोई उपकार कर दिया, और यहाँ पे किसी के कोई एहसान किया किसी भी बात पे, या फिर किसी को कोई मुश्किल है, किसी का मुश्किल काम हमने हल कर दिया, और उसी को हम परोपकारिता कहते हैं। उपकार करना, किसी के ऊपर उपकार करना। तो यहाँ दोबारा से हम पढ़ते हैं, परोपकारिता का गुण विकसित करने से संबंध का अर्थ है बिना किसी निजी लाभ के किसी दूसरे के साथ चीज़ें, समय या सामान बांटना या दे देना। उपकार करना, किसी के साथ किसी को दे देना, किसी पे एहसान कर देना, किसी का मुश्किल काम हल कर देना। स्टूडेंट्स दोबारा से मैंने रिपीट किया है, उसे क्या कहते हैं? परोपकारिता। आपको उलझना नहीं है इसमें, तो इसे याद कर लेना है। उपकार किसे कहते हैं? परोपकारिता वही शब्द है, उपकार करना किसी पे। तो चलिए आगे चलते हैं। परोपकारिता के विकास से संबंधित है सहानुभूति का विकास, जिसे एम्पैथी भी कहा जाता है। सहानुभूति से तात्पर्य है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समय महसूस कर पाना। देखिए यहाँ पे सहानुभूति भी हमें बताया गया है, इसका क्या मतलब है। तो चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। सहानुभूति से तात्पर्य है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समय महसूस कर पाना और दूसरों की भावनाओं को समझ पाना ही हमें सहानुभूति से हम समझ पाते हैं। क्या है सहानुभूति? किसी दूसरों की भावनाओं को महसूस करना और भावनाओं को समझ पाना ही सहानुभूति है, एक दूसरे के साथ हो जाती है। जबकि हम किसी की भावना को समझने लगे तो वो हम किसी को सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यह तभी संभव है जब बच्चे दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से स्थिति को देख पाने के योग्य हो जाते हैं, जो कि संज्ञानात्मक विकास का एक पहलू है। देखिए ये भी एमसीक्यू बनता है आपका, और मैंने आपसे कहा है कि जो भी इन क्वेश्चंस में एमसीक्यू हैं वो मैं बना के आपको अगली वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी और आप याद करिएगा। ये काफ़ी लंबी वीडियो है तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ये एमसीक्यू मैंने इसमें नहीं बताए हैं, तो आप जैसे आप समझते हैं आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ज़रूर कोशिश कीजिएगा और मैं भी आपके लिए अगली वीडियो में एमसीक्यूज़ इन क्वेश्चंस में से बना के लेके आऊँगी। तो आगे देखते हैं। हालांकि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होता है, फिर भी कभी कभी वे यह समझ लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है और वे उसी के अनुरूप उचित प्रक्रिया दिखाते हैं। इस आयु वर्ग के कुछ बच्चे किसी अन्य बच्चे या वयस्क को उदास देखकर उनके प्रति स्नेहमयी हो जाते हैं, गले से लगते हैं और अपना खिलौना उन्हें देकर उनको सांत्वना देने का भी प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स आपसे मेरी गुजारिश है, जो भी आप जितना भी आपको पता है सहानुभूति क्या होती है, परोपकारिता क्या होती है, आप जितना भी इसमें लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट्स आप लिखिए, जितना भी आप जानते हैं आपको आता है, किसी भी आंसर सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है और भी कोई क्वेश्चन है, जितना आपको पता है, आपने बुक में नहीं पढ़ा लेकिन आपको पता है, फिर भी आप लिखो। जितना आप लिखोगे अपनी समझ से उतने ही आपको नंबर मिलेंगे, आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि आपको उसमें कुछ भी नहीं आता लेकिन आपको वो पता है कि ये क्या है, आपने बुक में नहीं पढ़ा, आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन की समझ है
तो आपको जो समझ है उसको लिखिए, उसको छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स। आप जितना लिखेंगे आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे, ये बात आप मेरी हमेशा याद रखिए। लिखिए स्टूडेंट्स, पेपर को खाली नहीं छोड़ना, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, जितनी समझ है उतना लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे, फ़ायदा होगा आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। 2 वर्षीय पिंटू रितु के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते जब रितु को चोट लग गई और वह रोने लगी तो पिंटू ने उसे चुप कराने की कोशिश की, परंतु जब रितु चुप नहीं हुई तो वह अपनी माँ को उसे चुप कराने के लिए बुला लाया। यह याद करके जब वह रोता है तो उसे अपनी माँ से सांत्वना मिलती है। सांत्वना क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। सांत्वना क्या होता है? सांत्वना होती है ममता, किसी से कुछ भी हौसला मिलना। यदि मैं किसी को रोते हुए चुप कराती हूँ तो वो क्या हो गया? किसी को दिलासा देना, हौसला देना, किसी को चुप कराना। तो माँ क्या हो देती है बच्चे को? ममता देती है अपनी। माँ बच्चे को दिलासा देती है, उसे चुप कराती है, उसे कहते हैं सांत्वना। तो आगे देखते हैं। उसने यह सोचा कि उसकी माँ को देखकर रितु को भी सांत्वना मिलेगी। तो आगे है, यह पाया गया है कि बच्चों में सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है उनका ध्यान अपनी क्रियाओं के परिणामों पर केंद्रित करना और उन्हें समझाना कि उनकी क्रियाओं का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बच्चे लंबे चौड़े स्पष्टीकरण नहीं समझ पाते और ना ही उनमें इतना धैर्य होता है। इस उम्र में छोटा स्पष्टीकरण जैसे मारने से दीदी को चोट लगती है काफ़ी है। हम में से अधिकांश लोग बच्चों को यह आदेश तो देते रहते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, परंतु केवल आदेश देना ही काफ़ी नहीं है। अनुभवों एवं शीघ्रों से पता चलता है कि यदि हम बच्चों का ध्यान अन्य लोगों की भावनाओं पर केंद्रित यानी भावों का अर्थ बनाकर उनको यह समझाएं कि कुछ या ऐसा व्यवहार उन्हें नहीं करना चाहिए जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में दिया गया हो, तो बच्चे उसे समझने का प्रयास करते हैं तथा बच्चों के सहयोगपूर्ण व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे सहयोग देते हैं, उसे समझते हैं और वो जिस काम से उन्हें रोका गया है वो कभी नहीं करते, क्योंकि वे बच्चे हैं। जैसे आप समझाएंगे वैसे ही समझ जाएंगे। आगे देख लेते हैं। बच्चे और पालनकर्ता के आपसी संबंध बच्चे की परोपकारिता के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि वे बच्चे जिनके माता पिता उनके प्रति स्नेहशील और सहायक होते हैं प्रायः ज़्यादा सहानुभूति और परोपकारिता दर्शाते हैं। लगभग 3 वर्ष की उम्र के आसपास बच्चे लोगों की भावनाओं को ज़्यादा अच्छी तरह समझने योग्य हो जाते हैं और व्यक्ति की सहायता उसी के अनुरूप करने लगती है। तो हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, भय, क्रोध और आक्रामकता। सकारात्मक सामाजिक और अंत क्रियाओं के अलावा बच्चों में कुछ नकारात्मक अंत क्रियाएँ भी विकसित होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सकारात्मक और नकारात्मक क्या मतलब है इसका? आपको पता है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्रियाएं भी विकसित होती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें समझ आने लगती है तो वो क्वेश्चन भी करने लगते हैं और जिस बात की उन्हें जो बात अच्छी नहीं लगी उसे वो नेगेटिव भी कर सकते हैं और जो बात अच्छी लगी उसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं। जो मम्मी की बात अच्छी लगी उसे पॉजिटिव लिया और जो बात अच्छी नहीं लगी उसे नेगेटिव लिया। अब बच्चे लड़ते झगड़ते और बहस भी करते हैं। बच्चों द्वारा क्रोध और आक्रामक व्यवहार इस उम्र में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगते हैं। बच्चों को अपने भावों को व्यक्त करने के समुचित तरीके बताना समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अतः हम बच्चों में भय, क्रोध और आक्रामकता की भावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे निपटने में कई पालनकर्ता कठिनाई महसूस करते हैं। तो चलिए, पहला है भय। नवजात शिशु किसी तेज आवाज़ या आकस्मिक गतिविधि से चौंक जाते हैं। बाद में शिशु अनजानों के प्रति व्यथा और पालनकर्ता से बिछुड़ने का डर दर्शाते हैं। जैसे जैसे बच्चे वातावरण को अनुभव करते हैं और घटनाओं को समझने लगते हैं, उनके अनुसार बढ़ते हैं और वातावरण की घटनाओं की समझ उनमें विकसित होती है।
वैसे वैसे वे जानने लगते हैं कि भय पैदा करने वाली और भी बहुत सी वस्तुएं और स्थितियां हैं। उदाहरणगत, जब कोई वयस्क बच्चे को तेज़ी से आ रही साइकिल की राह से हटाता है तो बच्चा वयस्क के भय को महसूस करता है और उस भय को अपना लेता है और भविष्य में ऐसी स्थिति के प्रति सावधान हो जाता है। बादलों का गरजना, बिजली का चमकना और अंधेरा कुछ बच्चों को भयभीत करते हैं, खासकर यदि वयस्कों ने ऐसा दर्शाया हो। संभव है कि बालक का एक कुत्ते के साथ बुरा अनुभव हुआ और अब वह सभी कुत्तों से डरता हो। भय स्टूडेंट्स सिर्फ एक डर नहीं होता कि किसी भी अनजानी चीज़ से डरना या भूत प्रेत से डरना या किसी भी जानवर से डर जाना। भय वो चीज़ भी होती है जिससे बच्चों को कई बहुत सारी बातों से जो पेरेंट्स होते हैं वो समझाते हैं, उन्हें डर डालते हैं उनके मन में कि आगे से आप ऐसा नहीं करोगे। उनमें अच्छी आदतें डालने के लिए भय देना ये भी एक कारण हो सकता है। भय दो प्रकार के हमें इसमें से बताए गए हैं। एक, बच्चों को सुधारने के लिए उनके मन में भय डालना, और दूसरा है कि किसी भी चीज़ से डरना। कभी कभी बच्चे डरते हैं, कुत्ते से डरना या फिर किसी गाय भैंस से डरना। ये दो प्रकार के भय हमारे पास हो गए। तो आगे देखते हैं। जब बच्चा बहुत ज़्यादा डर महसूस कर रहा हो तब उसे माता पिता या पालनकर्ता की मदद की ज़रूरत होती है। ऐसे में बच्चे के डर की हंसी ना उड़ाए और उसके डर की उपेक्षा ना करें। कभी कभी डर का कोई स्पष्ट आधार नहीं होता। स्पष्टीकरण और तर्क की मदद से बालिका का डर दूर किया जा सकता है। बातों बातों में बच्चे से पता लगाएं कि वह किससे भयभीत है और फिर उसे स्थिति को समझने में मदद करें। उदाहरणगत, यदि बच्चा बादलों के गरजने से डरता है तो उसे धीरे धीरे गर्जन सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे आश्वासन दें कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। गर्जन के बारे में उसे जानकारी दें। गर्जन के बाद होने वाली बरसात उसे देखने दें। अगर हम इसको भयभीत करने वाली वस्तु से बचाएंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे तो उसका उस वस्तु के प्रति डर और भी बढ़ता जाएगा। पर साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि जब तक बच्चा भयभीत करने वाली स्थिति या वस्तु का सामना करने के लिए तैयार ना हो, उसे उस स्थिति का या वस्तु का सामना करने के लिए विवश ना करें। यदि वह भय उत्पन्न करने वाली वस्तु की तरफ दोबारा नहीं देखना चाहता तो ऐसा करने के लिए उस पर जोर ना डालें, वह और भी ज़्यादा भयभीत हो जाएगा। बालक के भय के प्रति संवेदनशील बर्ताव करें। जब बालक किसी वस्तु के प्रति भय दिखाए तो उसे शांत करने के लिए आश्वासन दें। दूसरा पॉइंट है क्रोध और आक्रामकता। क्रोध किसी स्थिति को संभाल ना पाने के प्रति अनुक्रिया है। कभी कभी क्रोध में बच्चे समय को हानि पहुंचा लेते हैं। जो व्यवहार किसी वस्तु, व्यक्ति को हानि या नष्ट करने के उद्देश्य से किया जाए वह आक्रामकता कहलाता है। बच्चे दूसरों को मारकर, वस्तुओं को पटक कर, उन्हें फेंक कर, चीख चिल्लाकर और ठोकर मारकर आक्रामक व्यवहार दर्शाते हैं। इस उम्र के बच्चों में क्रोध और आक्रामकता के कारणों को जानने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। इस अवधि में क्रोध और आक्रामकता का एक कारण इच्छित वस्तु को प्राप्त न कर पाना है। थॉमस बिस्कुट खाना चाहता है, परंतु इसके लिए उसे पहले डिब्बा खोलना होगा। वह ढक्कन को खोलने का प्रयत्न करता है परंतु असफल रहता है। वो अपनी माँ को बुलाने जाता है परंतु वयस्क होने के कारण वह नहीं आती। अतः थॉमस द्वारा डिब्बा खोला जाता है परंतु फिर भी खोल नहीं पाता। विफलता के कारण कुंठित हो वह चीखना शुरू कर देता है और आक्रोश में आकर फर्श पर लौटने लगता है। इस तरह के क्रोधोन्माद तब भी उत्पन्न हो सकते हैं जब बच्चों को ऐसी क्रियाएं करने के लिए विवश किया जाता है जिन्हें कर पाने की योग्यता उनमें नहीं है। उदाहरणगत, बालिका को उसकी आयु से पहले पढ़ने और लिखने के लिए विवश करना, उस पर दबाव डालना है। अपने से अपेक्षित कार्य से घबराकर बालिका चिड़चिड़ी भी हो जाती है। क्रोधात्मक मदद के लिए पुकार है। इस तरह के व्यवहार से बालिका बता रही है कि स्थिति उसके अनुकूल नहीं है।
इस तरह के व्यवहार से बालिका बता रही है कि स्थिति उसके अनुकूल नहीं है, वह उसे संभालने में असमर्थ है, अतः वयस्क उसकी मदद करे। पालनकर्ता के स्नेह के प्रति जब बालिका को संदेह होता है तो वह आक्रामक हो सकती है। छोटे भाई बहन का जन्म होने पर ज्येष्ठ बच्चे में प्राय उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। घर में दूसरे बच्चे को आ जाने से ज्येष्ठ बच्चा अपने प्रति माँ की ममता कम होती देखता है, जो कि उसमें चुनौतीपूर्ण भावना उत्पन्न करता है। वह इस दोष ईर्ष्या की भावना को प्राय आक्रामक व्यवहार द्वारा व्यक्त करता है। स्टूडेंट्स, ऐसा होता नहीं है कि एक बच्चे के बाद जब दूसरा बच्चा आता है तो माँ की भावना कम हो जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि उन्हें महसूस होने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों बच्चों के लिए माँ की ममता एक जैसी होती है। तो आगे देख लेते हैं। यदि इस आयु के दो बच्चों को अकेले एक दूसरे के साथ छोड़ दिया जाए तो वे एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, फिर धक्का मुक्की होती है, अंत में दोनों रोने लगते हैं। इस उम्र के बच्चे स्थिति को दूसरे के नज़रिए से देखने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उनकी समझ में क्रोधित होने पर मारना ही उचित है। इस प्रकार के लड़ाई झगड़े बड़े होने का एक अभिन्न अंग है और ऐसी अतिक्रियाओं में बच्चे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, आक्रामक व्यवहार को नियंत्रण करना। आक्रामकता प्राय आसपास के लोगों से सीखा हुआ व्यवहार होता है और इस व्यवहार को बच्चे कैसे प्रदर्शित करते हैं यह उनके परिवार की अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। पालनकर्ता को बच्चों के क्रोध और आक्रामकता से निपटते समय संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। क्रोधोन्माद और अन्य प्रकार के आक्रामक व्यवहार और क्रोध को मात्र ये कहकर ही नहीं डाल देना चाहिए कि वह तो शरारती हैं या इसका व्यवहार है ही ऐसा। सबसे पहले ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि आक्रामकता के पीछे कोई ना कोई कारण निहित होता है। यदि हम बच्चों के आक्रामक व्यवहार को कम करना चाहते हैं तो हमें पहले उसके कारण को दूर करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि छोटे भाई बहन का आगमन बालिका के भाववेग का कारण है तो पालनकर्ता को उसे अपने स्नेह के प्रति आश्वासन देना होगा। पालनकर्ता को बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि वह उसके लिए अब भी उतनी ही स्नेह की पात्र है जितनी कि वह पहले थी। अनुसंधानों से पता चला है कि जब बच्चे पालनकर्ता के स्नेह को प्रति सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे आक्रामक व्यवहार कम दर्शाते हैं। दूसरे बच्चों को यह समझने में सहायता करनी चाहिए कि वे आक्रामक हुए बिना परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। यदि कुछ कर पाने की योग्यता बच्चे को कुंठित कर रही है तो उसे यह समझने में सहायता करनी चाहिए कि वह किस प्रकार कार्य को सही तरीके से कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। सीधे साधे से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपकी समझ में जो इनके रिलेटेड आता है तो आप उसको लिखें और आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसके साथ और मिला के बातें भी लिखी जा सकती हैं जो आपकी समझ में हैं, तो आपका क्वेश्चन बड़ा होगा और उसमें उन बातों में कुछ होना चाहिए जिससे कि आपको नंबर मिल सकें और नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसको ज़रूर लिखना है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता और छोड़िए भी मत, उसको लिख के आइए जितनी भी आपकी समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, आज के ये क्वेश्चन यहाँ तक ही और मुझे दीजिए इजाज़त और मैं आपसे फिर कहती हूँ कि इन क्वेश्चंस में से MCQ बना के मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके